नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। चलिए पुनः हम लोग आ गए हैं सीडीपी के क्वेश्चंस को लेकर के। आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस 81 नंबर से करेंगे। हम लोग 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपका 8वां वीडियो है, 8वां क्लास है आपका, और इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक क्वेश्चंस किया जाएगा। आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। इस चीज़ को आप देखिए कि कितना क्वेश्चंस खुद से आप कर पा रहे हैं, आंसर कितनी क्वेश्चंस का दे पा रहे हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। लेकिन पहली बार बताया जाए आपको, पहली बार नहीं कई बार बताया गया है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए जो भी बीएड डीएलएड की तैयारी करते हैं, जो बीएड कर रहे हैं या बीएड में एडमिशन लेना है या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट टेस्टेड की तैयारी कर रहे हैं या टीचर उनको बनना है, तो बिल्कुल वो मेरे से जुड़े, मिशन सक्सेस से जुड़े और अपनी तैयारी को उड़ान दें। एक बेहतर तैयारी मिशन सक्सेस के साथ जुड़ करके करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 81 कह क्या रहा है। सीडीपी बाल विकास का ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए भाई? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सोपान होना चाहिए। ऑप्शन बी है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बताइए मूल्यांकन को क्या करना चाहिए? एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण आधारित प्रक्रिया अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूल्यांकन क्या भाई? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे के द्वारा या शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना हद तक सफल है। क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सीख पा रहा है क्या? तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर आते हैं। चलिए 82 नंबर जो क्वेश्चन है ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 83 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? इसको देखते हैं हम लोग। जो 83 नंबर क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऑप्शन सी है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और ऑप्शन 4 है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका आंसर विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसका आंसर क्या होगा 83 का? बताइए 83 का आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बोला विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। समझ रहे हैं कि आप विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता, विविध पृष्ठभूमि का मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, उनके समाज अलग अलग हैं, अलग अलग बच्चे हैं। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से के अधिगमकर्ता, जो सीखने वाले अधिगमकर्ता हैं, को संबोधित मतलब बताने के लिए एक अध्यापक क्या करेंगे भाई? तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अलग अलग विभिन्न प्रकार के बच्चे क्लासरूम में हैं तो उनको विविध प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अनेक प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 की ओर आते हैं कि 84 क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अब बताइए, समस्या समाधान जो क्षमता है किस प्रकार उसको सुसाध्य, सुसाध्य मतलब मजबूत किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, जो समरूप है उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तीसरा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। इसका आंसर क्या होगा भाई? समस्या बताइए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये सही है क्या? समरूपों के इस्तेमाल, समरूप का मतलब एक ही प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस बार बार करवाए जाएंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। ये बिल्कुल नहीं होगा, डर तो पैदा नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत है। ए हो सकता है मे बी, लेकिन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, मतलब एक ही प्रकार के जो समस्या क्षमताओं का सुसाध्य कब करेंगे? लगातार बच्चों से अभ्यास करवाया जाएगा, लगातार अभ्यास के द्वारा। और चौथा समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया। अटल का मतलब किसी एक प्रक्रिया, अटल प्रक्रिया मतलब होता है कोई एक प्रक्रिया, और ये भी गलत है, अटल प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्रकार की विधियों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। या ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समरूप के इस्तेमाल को, एक ही प्रकार के क्वेश्चन यदि समस्या समाधान करना है, एक क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार करवाया जाए, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को कई बार करवाया जाए, बच्चा उस चीज को सीखेगा, समस्या समाधान जो एबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। अर्थात इसका आंसर है बिल्कुल सही होगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ये सी भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बी है, ये जो ए नंबर ऑप्शन है, ये सी से ज़्यादा बेटर है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के, एक ही प्रकार के क्वेश्चन यदि हैं और क्वेश्चन समस्याएं हो रहा है, तो एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को यदि बार बार आप करवाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। ध्यान रखिएगा, वही है कि समरूपों के इस्तेमाल को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 85 की ओर आते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? तो 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए भाई? ऑप्शन फर्स्ट व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, और चौथा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अधिगम कठिनाई से क्या हो रहा है? जूझ रहा है। यदि एक बच्चा अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, ध्यान रखिएगा, अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, तो कभी भी जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना करके, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे की जो समस्याएं हैं उसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, प्लान बनाया जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। व्यक्तिगत जिसको समस्या है
उसके लिए पर्सनल वो चीज़ें बनाई जाएंगी। ये सही है, ये सही है। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो आपका बी है ना, ये सही क्या सही क्या नहीं करना चाहिए, तो शिक्षा शास्त्री और आकलन की जटिल ये जो है जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना है अध्यापक को, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है भाई? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक बच्चा सृजनशील बालक है, सृजनात्मक बालक है, कैसे पहचान करेंगे कि ये बच्चा सृजनात्मक है? इसका लक्षण क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है अति सक्रियता होना चाहिए, असतर्कता होना चाहिए, या कम परिज्ञानता या बुद्धगम्यता होनी चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे भाई? आंसर दीजिए आप लोग। 86 का आंसर बहुत आसान, ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देंगे। इसका लक्षण है जो सृजनात्मक बालक होंगे उनका आईक्यू जो होगा वो 120 से 140 के बीच होगा। कितना होगा भाई? 120 से 140 के बीच होगा। और सृजनात्मक बालक, रचनात्मक बालक में कैसा चिंतन पाया जाएगा? अपसारी चिंतन पाया जाएगा। या अपसारी सृजनात्मक बालक कैसे प्रश्न करेंगे? तो खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न करेंगे, खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न कर पाएंगे। बच्चा ध्यान रखिएगा, कैसे प्रश्न करेंगे? तो खुला या मुक्त अंत वाला प्रश्न कर पाएंगे जो सृजनात्मक बालक होंगे। इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा 86 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है आपका कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अब बताइए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का, जो आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे अच्छा माध्यम बिना विश्लेषण के अवलोकन करना सबसे प्रभावी होगा क्या? अनुकरण या नकल और दोहराना। तीसरा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। और चौथा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अब बताइए, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, आप शिक्षक बनेंगे तो कैसे चीज़ों को आप बता पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे आप चीज़ों को, बताएं तो क्या सबसे अच्छा प्रभावशाली इसमें से? देखिए, सीखेगा तो सबके द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, कोरिलेट करना, कोरिलेट करेंगे, रिलेशन देखेंगे। जो अवधारणा होगा, कंसेप्ट होगा, दो कंसेप्ट के बीच ये आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या मैच हो रहा है, कैसे कोरिलेट करके सिखाएंगे। अर्थात जो संकल्पनाओं के बीच क्या करेंगे? संबंध खोजेंगे। बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इससे बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास होगा। एक समस्या आया, दूसरा समस्या है, तो दोनों एक समस्या को दूसरे समस्या से जोड़ेंगे, जोड़ करके, ताकि बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास ज़्यादा हो सके, ज़्यादा सोचे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में, जो कार्यकलाप होता है उसमें जो क्या बोलते हैं, एक अध्यापिका है और जो कार्यकलाप दिया गया है उसमें छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण, यदि बच्चा गलती किया है तो उसका विश्लेषण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षिका हैं, आप टीचर बनेंगी, बच्चा गलती किया है तो उन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए क्या करिएगा आप? ऑप्शन फर्स्ट है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं, ऐसा करना है क्या? ऑप्शन बी है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सी है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और चौथा ऑप्शन है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कई बार बताया गया है
कि यदि बच्चा त्रुटि करता है, गलती करता है, तो सीखने का एक भाग है, इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, गलत नहीं लेना। त्रुटियां सीखने में सहायक करती हैं, सहायता करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। बिल्कुल गलत है। यदि बच्चा गलती कर रहा है, दो बच्चा गलती कर रहा है, तो जो ज़्यादा गलती कर रहा है उसको अलग बैठाएंगी, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सबको एक साथ लेकर के चलना है, गलत ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। अधिगम भी है, अधिगम केवल त्रुटियों का शोधन पर निर्भर। जी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर, केवल त्रुटि, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केवल त्रुटि पे ही निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चों को दंड नहीं देना है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं करना कि जो ज़्यादा गलती करेगा उसको ज़्यादा स्टिक मारेंगे, जो कम करेगा उसको कम, ऐसा नहीं करना है, दंड नहीं देना है। और चौथा है त्रुटियों की समझ, जो गलत की समझ है, त्रुटि की समझ है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, अर्थपूर्ण है। बच्चा तभी सीखेगा जब गलत करेगा। तो त्रुटियां सीखने में महत्वपूर्ण होती हैं, गलत नहीं होती, अर्थपूर्ण होती हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 89 क्वेश्चन भैया? बोल रहा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन बी है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन सी है बच्चे को दंड देकर। और ऑप्शन 4 है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका आंसर क्या होगा बताएं? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है भाई? तो बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बताइए, बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो बच्चे में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बढ़ेगा क्या? जी नहीं। यंत्रवत याद करने पर, याद जोर देकर, बिल्कुल नहीं। दंड देकर, बिल्कुल नहीं। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवृत्ता के लिए बताएंगे, मोटिवेट करेंगे बच्चा अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जो अपना लक्ष्य है तुम्हारा उसकी ओर आगे बढ़ो, उस पर जोर देकर के चीज़ों को कहेंगे ताकि बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित हो सके। अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर आते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? शर्मिंदगी, जो शर्मिंदगी होता है वो क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। बी है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन सी है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन 4 है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बताइए शर्मिंदगी। जी यदि बच्चा शर्मिंदा होगा तो क्या होगा भाई? बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है क्या? जी नहीं। यदि शर्माएगा, शर्मिंदगी होगी तो अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका नहीं है। ऑप्शन बी है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी है का संज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि एक बच्चा शर्मिंदा होता है, शर्मिंदगी यदि खुल करके विद्यालय में नहीं बोलता है, शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछता है, तो संज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चा ज्यादा सीख नहीं सकता। चलिए तो आज बस 90 क्वेश्चन, ये 9वां वीडियो था। 10-10 क्वेश्चन रोज लेकर के आ रहे हैं हम लोग। 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे अभी। ये हमारा 9वां वीडियो था। धीरे धीरे हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे। बाकी ध्यान रखिए कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, जुड़ें।
और धीरे धीरे सारे टीचर्स के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। पढ़ते रहिए। सीटेट इस बार हमारी मुट्ठी में। चलिए, थैंक यू।